नमस्कार, ये आकाशवाणी है। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। भारत और न्यूजीलैंड में मुक्त व्यापार समझौते की घोषणा की। प्रधानमंत्री ने कहा, यह समझौता अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त करेगा। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, इस समझौते से किसानों, उद्यमियों, छात्रों, महिलाओं और नवोन्मेषकों के लिए अवसर पैदा होंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिला केंद्रित नीतिगत मुद्दों पर युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति का शुभारंभ किया। सरकार ने कहा, अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं, सरकार का एकमात्र और विशेष ध्यान पर्वत श्रृंखला की रक्षा पर। और दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी में घने कोहरे के कारण कई उड़ानों और रेलगाड़ियों के संचालन में व्यवधान। अब समाचार विस्तार से। भारत और न्यूजीलैंड के बीच ऐतिहासिक, महत्वाकांक्षी और दोनों देशों के लिए लाभकारी मुक्त व्यापार समझौता FTA सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री क्रिस्टोफर लक्सन ने आज इसकी घोषणा की। श्री लक्सन ने इस वर्ष मार्च में भारत यात्रा के दौरान इस समझौते के लिए वार्ता शुरू की थी। दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि 9 महीने के रिकॉर्ड समय में FTA का संपन्न होना दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने की साझा महत्वाकांक्षा और राजनीतिक शक्ति को दर्शाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते ने अगले 5 वर्षों की द्विपक्षीय व्यापार को दोगुना करने का मार्ग प्रशस्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि भारत न्यूजीलैंड साझेदारी नई ऊंचाइयों को छूने जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत विभिन्न क्षेत्रों में न्यूजीलैंड से $20 अरब से अधिक के निवेश का स्वागत करता है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री श्री लश्कर ने कहा है कि आज न्यूजीलैंड के लिए एक बड़ा दिन है। केंद्रीय वाणिज्यिक और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने आज नई दिल्ली में मीडिया को बताया है कि यह समझौता व्यापार को बढ़ावा देकर किसानों, उद्यमियों, छात्रों, महिलाओं, नवोन्मेषकों के लिए विभिन्न अवसर सृजित करेगा। करीब 5,000 पेशेवर, जिनमें योग प्रशिक्षक, शेफ, आयुष क्षेत्र के विशेषज्ञ, IT और शिक्षा से जुड़े शिक्षक तथा नर्सें शामिल हैं, को न्यूजीलैंड की अर्थव्यवस्था में योगदान देने के लिए प्रोफेशनल वीजा मिलेगा। इसके अलावा हमने 180 क्षेत्रों को भी खोला है, जिससे पर्यटन, IT, टेलीकॉम और ऑडियो विजुअल जैसे क्षेत्रों में भागीदारी के नए अवसर प्राप्त होंगे। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आर्थिक संबंधों में लगातार प्रगति हो रही है। वर्ष 2024-25 में दोनों देशों के बीच व्यापार $1.3 अरब तक पहुंच गया, जबकि पिछले वर्ष वस्तु और सेवा क्षेत्र में कुल व्यापार लगभग $2.4 अरब रहा। पेश है एक रिपोर्ट। यह मुक्त व्यापार समझौता विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय विजन के अनुरूप भारत द्वारा सबसे तेजी से संपन्न किए गए FTA में से एक है। इस समझौते पर औपचारिक वार्ता इस साल 16 मार्च को शुरू हुई थी। इस समझौते से रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे और व्यापार एवं निवेश आधारित विकास को गति मिलेगी। यह कृषि उत्पादकता के नवाचार को प्रोत्साहित करेगा, साथ ही सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की भागीदारी बढ़ने से आर्थिक मजबूती सुनिश्चित करेगा। इस समझौते के तहत न्यूजीलैंड ने आगामी 15 वर्षों में भारत $20 अरब $20 के निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है। भारत के 100% निर्यात पर अब कोई शुल्क नहीं लगेगा, जिससे किसानों, MSME, श्रमिकों, कारीगरों और युवाओं को लाभ मिलेगा। यह FTA भारत की आयुष प्रणालियों को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देगा। भारत न्यूजीलैंड मुक्त व्यापार समझौता विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के तहत भारत को एक वैश्विक रूप से प्रतिस्पर्धी, समावेशी और सशक्त अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। दीपेंद्र कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के शीतकालीन सत्र में पारित सतत परमाणु ऊर्जा उपयोग और विकास भारत रूपांतरण विधेयक 2025 शांति विधेयक को स्वीकृति दे दी है। इस विधेयक में नागरिक परमाणु क्षेत्र में जुड़े सभी कानूनों का सहमति किया गया है। इसके अंतर्गत परमाणु ऊर्जा अधिनियम 1962 और नागरिक परमाणु क्षेत्रीय दायित्व अधिनियम 2010 के निरस्त कर दिया गया है। राष्ट्रपति ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण जी राम जी विधेयक 2025 को भी मंजूरी दे दी है। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों के रोजगार की व्यवधान गारंटी प्रदान की जाएगी। एक रिपोर्ट। यह अधिनियम विकसित भारत 2047 के राष्ट्रीय दृष्टिकोण के अनुरूप ग्रामीण विकास ढांचा स्थापित करेगा। इसके अंतर्गत प्रत्येक वित्त वर्ष में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को 125 दिनों की मजदूरी रोजगार की वैधानिक गारंटी प्रदान की जाएगी। इस योजना में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच निधि बंटवारे का अनुपात अधिकांश राज्यों के लिए 60 और 40% होगा, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में यह अनुपात 90 और 10% होगा। इस योजना के अंतर्गत
अंतर्गत यदि किसी को समय पर काम नहीं दिया जाता है तो बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान भी है। यह अधिनियम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा 2005 का स्थान लेगा। अमन यादव के साथ। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO तथा राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय RRU ने रक्षा और आंतरिक सुरक्षा क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा, प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी में सहयोग बढ़ाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। नई दिल्ली में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशिष्ट वैज्ञानिक और महानिदेशक डॉ चंद्रिका कौशिक और RRU के कुलपति प्रोफेसर बिमल N पटेल ने हस्ताक्षर किए। समझौते के अंतर्गत दोनों संगठन संयुक्त अनुसंधान परियोजना, PhD और फेलोशिप कार्यक्रमों तथा सुरक्षा बलों के लिए विशेष प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रमों पर सहयोग करेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग ने युवा शोध फेलोशिप कार्यक्रम शक्ति फेलोशिप की शुरुआत की है। इसमें भारत में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर शोध के लिए युवा छात्रों और शोधकर्ताओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट। इस फेलोशिप का उद्देश्य महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा, लिंग आधारित हिंसा, कानूनी अधिकार और न्याय, साइबर सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण, आर्थिक सशक्तिकरण और श्रम भागीदारी जैसे प्रमुख क्षेत्रों पर व्यापक शोध को प्रोत्साहित करना है। किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से स्नातक की उपाधि प्राप्त किए हुए 21 से 30 वर्ष के नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। आयोग ने बताया कि चयनित उम्मीदवारों को 6 महीने के शोध अध्ययन के लिए 1 लाख रुपए का शोध अनुदान दिया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि 31 दिसंबर है। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जागृति। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने स्पष्ट किया है कि सरकार के अरावली क्षेत्र में शहरीकरण की कोई योजना नहीं है और सरकार का एकमात्र और सर्वोपरि उद्देश्य अरावली पर्वतमाला को संरक्षित करना है। नई दिल्ली में एक समाचार एजेंसी से बातचीत में श्री यादव ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने अरावली के संरक्षित क्षेत्रों को परिभाषित किया है। श्री यादव ने कहा है कि इस परिभाषा के आधार पर राज्य को कड़े नियम बनाने होंगे। अरावली की पिटीशन 1985 से चल रही है। इस पिटीशन में चलने के बाद अरावली में माइनिंग के स्ट्रिक्ट नियम होने चाहिए, इसके हम भी पूरी तरीके से समर्थन करते हैं। कुछ यूट्यूब चैनल ने और कुछ लोगों ने एक कंफ्यूजन खड़ा कर दिया कि 100 मीटर का अर्थ ही होगा टॉप के 100 मीटर। ऐसा नहीं है। जो पर्वत का बेस स्ट्रक्चर है, अगर वो जमीन के अंदर भी 20 मीटर है, वहां से लेके 100 मीटर तक। दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में आज घने कोहरे के कारण कई उड़ानें और रेलगाड़ियां बाधित हुई। दिल्ली हवाई अड्डे के एक अधिकारी ने आकाशवाणी को बताया कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कम दृश्यता के कारण लगभग 10 उड़ानें रद्द करनी पड़ी। रेलवे ने दिल्ली मंडल ने बताया है कि आज दिल्ली आने वाली कई ट्रेनों का संचालन भी प्रभावित हुआ। उन्होंने बताया है कि लगभग 17 रेलगाड़ियां 3 घंटे से अधिक के देरी से चल रही है। मौसम विभाग ने आज पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में भीषण ठंड पड़ने का पूर्वानुमान लगाया। बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और पश्चिम उत्तरी प्रदेश में कुछ इलाकों में भी आज ठंड रहने की संभावना है। विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, त्रिपुरा, ओडिशा, राजस्थान, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों में घने कोहरे की संभावना व्यक्त की है। इधर ईटानगर मौसम विभाग ने आज अरुणाचल प्रदेश के ईस्ट कामेंग, पाके केसांग, लोअर सुबनसिरी, कामले, वेस्ट सियांग और लेपारादा जिले के लिए अगले 24 घंटों में अलग अलग स्थानों पर घना कोहरा छाये रहने की संभावना व्यक्त की। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश में मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार की आलोचना की है। उन्होंने अंतरिम सरकार पर चरमपंथी तत्वों को बढ़ावा देने, भारत विरोधी भावना भड़काने और लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करने का आरोप लगाया है। एक वर्चुअल साक्षात्कार में श्रीमती हसीना ने आरोप लगाया है कि हालिया तनाव जानबूझकर पैदा किया गया था। उन्होंने कहा है कि अपने बांग्लादेश में भारत के अधिकारियों की सुरक्षा को लेकर भारत की चिंताएं जायज है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत दशकों से बांग्लादेश का सबसे भरोसेमंद मित्र और साझेदार रहा है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध गहरे और बुनियादी है, जो किसी भी अस्थायी सरकार से कहीं आगे तक बने रहेंगे। फरवरी में होने वाले बांग्लादेश के आगामी चुनावों पर पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि उनकी पार्टी अवामी लीग के बिना कोई भी चुनाव नहीं बल्कि एक राज्याभिषेक होगा। चूंकि अवामी लीग को आगामी चुनावों में भाग लेने से रोक दिया गया है। हसीना ने कहा कि मोहम्मद यूनुस बिना बांग्लादेशी जनता के एक भी वोट के शासन कर रहे हैं और अब वह उस पार्टी पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश कर रहे हैं जिसे जनता ने 9 बार जनादेश देकर चुना है। नवल सिंह परमार, आकाशवाणी समाचार। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।